बायो फर्टिलाइजर यूज़ करके हम इस चीज़ से निजात पा सकते हैं। तो हमारा ये प्लान था कि हम और इस तरीके से उगाएं कि उससे धरती को और हवा को कोई नुकसान ना हो, जो कि आपकी ज़मीन को वापस ताकतवर बना सकता है कुछ भी उगाने के लिए। एज अ कंपनी हम उन किसान भाइयों के साथ मिल के काम करें, तो जो भी लकड़ी है, जो भी उसकी टहनी है, जो भी उसके फूल हैं जो कि ड्राई होकर गिर जाते हैं, इससे उसका फ़ायदा हो रहा है। और वो रीज़न अभी भी लोगों के जहन में है कि ये इससे ज़मीन उपजाऊ नहीं होती, जो कि प्रॉपर एग्री साइंटिस्ट है, एग्रोनॉमिस्ट है। अब हम मुखातिब हैं एमए हर्बल्स के वाइस प्रेसिडेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो देख रहे हैं ऐसे हमजा जैदी साहब से। हमजा साहब, आप ये बताएं कि जो बात आ रही बार बार अमेजिंग हर्ब्स की, अमेजिंग फार्मिंग की, ये आखिर है क्या कंसेप्ट? नमस्कार। तो बेसिकली अमेजिंग फार्म्स एक हमारा इनिशिएटिव है जो कि हम लोगों ने स्टार्ट करा है, क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे नेचुरल डाइज हैं वो कई प्रकार के रॉ मटेरियल, प्लांट मटेरियल, एनिमल मटेरियल से बनती है। तो हमारा ये प्लान था कि हम क्यों ना इन अमेजिंग फार्म इनिशिएटिव के द्वारा इन रॉ मटेरियल्स को खुद उगा के और इस तरीके से उगाएं कि उससे धरती को और हवा को कोई नुकसान ना हो, और जो हमारे किसान भाई हैं उनको उल्टा फ़ायदा मिले। तो इसी अमेजिंग फार्म इनिशिएटिव के अंडर हमने इंडिगो को उगाना यहाँ पे शुरू करा है, जो कि हम पिछले 2 साल से प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। यहाँ पे लखनऊ के आसपास एक एरिया, वहाँ पे हमारा प्लान है। तो अमेजिंग फार्म में हम लोग इंडिगो उगा रहे हैं, उसको सस्टेनेबल तरीके से उगा रहे हैं, उसको इस तरीके से उगा रहे हैं कि भूमि का नुकसान ना हो बल्कि उल्टा फ़ायदा हो। जो हमारे किसान भाई हैं उसको उगाएंगे, उनका फ़ायदा हो। और इसमें और भी कई इनिशिएटिव हैं, जैसे बायो फर्टिलाइज़र एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसपे अब थोड़ा थोड़ा ध्यान लोग दे रहे हैं। पहले नहीं देते थे, कि पहले केमिकल और यूरिया और ये सब चीज़ें डाल के जो ज़मीन की उपजाऊ जो उसको ज़मीन को उपजाऊ कम कर दिया गया। बायो फर्टिलाइज़र यूज़ करके हम इस चीज़ से निजात पा सकते हैं। बायो फर्टिलाइज़र कुछ नहीं है, जो आपकी जो अन्य खरपतवार है, जो आपका किचन में वेस्ट है, जो आपका फार्म में जो आप जब काटते हैं, जो निराई होती है, उसका जो वेस्ट निकलता है, आप उसको प्रोसेस करके एक तरीके से एक बायो फर्टिलाइज़र बना सकते हैं, जो कि आपकी ज़मीन को वापस ताकतवर बना सकता है कुछ भी उगाने के लिए। तो अमेजिंग फार्म एक हमारा यही इनिशिएटिव है बेसिकली। वैसे नील की खेती क्या मानी जा सकती है बाकी जो परंपरागत खेती है उस खेती की तरह कठिन खेती वो भी है क्या? नील की खेती में जैसे कि मैंने बताया, अमेजिंग फार्म में हमने एक ये भी चीज़ करी है कि हम एज अ कंपनी हम उन किसान भाइयों के साथ मिल के काम करें जिनको हमको पता है कि इन्हीं को ग्राउंड पे काम करना है। तो हमने जब उनके साथ काम करा, उनका फीडबैक लिया, उनके कहने के हिसाब से ऐसा है कि नील की खेती काफ़ी आसान है। उनकी किसानों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं कि हमारे इस बार हमारे क्रॉप में कीड़ा लग गया या हमारे क्रॉप में किसी जानवर ने आके ग्रेजिंग कर दी। नील में ऐसा नहीं है। उनके हिसाब से नील में कीड़ा नहीं लगता, नील को उगाना आसान है, नील में कोई एनिमल आके ग्रेज नहीं कर सकता उसको। उल्टा ये भी है कि नील का जब आपने एक बार हार्वेस्ट कर लिया, जो उसका वेस्ट मटेरियल है जो कि नीचे गिर जाता है, उसको अगर वो निराई करके उसको अच्छे से प्लॉइंग कर दें तो वो फिर से बायो फर्टिलाइजर का काम करता है। तो जो भी लकड़ी है, जो भी उसकी टहनी है, जो भी उसके फूल हैं जो कि ड्राई होकर गिर जाते हैं, इससे उसका फ़ायदा हो रहा है। और अगर आप नील को एक पर्टिकुलर एरिया पे प्लांट कर रहे हैं, उसके साथ ही उसके साथ आप अपना जो नॉर्मल कैश क्रॉप जैसे मेंथा हो गया या कोई भी चीज़ होगी उसको आप प्लांट कर रहे हैं, तो ये हमने देखा सामने साक्षात देखा कि नील के बगल में जो मेंथा होगा उसकी ग्रोथ, उसके पत्तों की ताकत, उसके पत्तों का जो स्प्रेड है वो 30% ज़्यादा था अन्य जगहों पे जो नील बोया था अन्य जगहों पे जो मेंथा बोया था उससे। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि नील के साथ अगर हम मेंथा को बोते हैं तो मेंथा की भी ज्यादा पैदावार होती है, ज्यादा सशक्त पैदावार होती है। इसके अलावा आप मुझे बताना चाहेंगे कि वास्तव में अब नील की खेती को लेकर जब आप गंभीर हैं, इस प्रदेश में कहाँ किसान गंभीर हो चुके हैं? इस प्रदेश में अभी तो क्योंकि नील की यहाँ पे खेती एक जमाने पहले हुआ करती थी, उसके बाद आज जैसे आपने बताया एक रीजन की वजह से बंद हो गई। वो रीजन अभी भी लोगों के जहन में है कि ये इससे जमीन उपजाऊ नहीं होती, ये ज़मीन को बैरन कर देता है। हालांकि हमने स्कूल में ये पढ़ा है, अपने स्कूल में ये पढ़ा था कि ऐसा होता है, बट जब मैंने पहली बार प्रैक्टिकली देखा तो मुझे पता चला नहीं, वो एक किसी और रीज़न की वजह से ये नील यहाँ से हटा था, उसका रीज़न ज़मीन से लेना देना नहीं था। तो अब हमारा यही प्लान है कि हमने एक्सपेरिमेंट करा, हम 2 साल से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। हमने इस प्रोजेक्ट की पब्लिसिटी भी हमारा करने का प्लान है, जो हमें रियल डेटा मिला है, स्केलेबल डेटा मिला है। हमारा यही प्लान है कि अब इस डेटा से लोगों का रुझान इसकी तरफ लाएं कि आप मेंथा और शुगर के बाद अगला बड़ा कैश क्रॉप नील बन सकता है यूपी में, ये मेरा दावा है। लेकिन ये तो आपका R&D जितना भी है ये तो बहुत
मुझे लगता है बड़ा रोचक है। इस पर तो मुझे लगता है कृषि वैज्ञानिक भी जितना काम नहीं कर रहा उतना उससे ज्यादा कहीं आपका R&D डिवीजन कर रहा है। ये रिपोर्ट जो आप अपने साथ लेकर चल रहे हैं और काम कर रहे हैं, सरकार को नहीं चाहेंगे कि सरकार को भी इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए? उन तक ये बात नहीं पहुंचाएंगे? बिल्कुल, सरकार तक ये बात बिल्कुल पहुंच नहीं। हालांकि जैसे आपने बताया जो साइंटिस्ट हैं, हमने भी अमेजिंग फार्म में एक साइंटिस्ट के साथ ही ये काम करा है, जो कि एक प्रॉपर एग्री साइंटिस्ट है, एग्रोनॉमिस्ट है, जिसका काम ना कि सिर्फ ये नहीं था कि इस क्रॉप को कैसे उगाया जाए, बट इस क्रॉप को कैसे उगा के किसानों का भला करा जाए, जो कि एग्रोनॉमी में आता है। तो बिल्कुल जो हमारा डेटा है, जो हमारी रिपोर्ट है, हमारा पूरा प्लान है कि इसको किसी तरीके से सरकार तक पहुंचाया जाए। अलग अलग जो सरकार के विभाग है वहाँ पर इसका डेटा पहुंचे, और ताकि उनका भी रुझान इसकी तरफ आए और देखें कि ये भी पॉसिबल है यहाँ पे। थैंक यू।